वेलकम बैक स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रबर। रबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर वे जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हुए हैं और संश्लेषित रबर वे जो हम लोगों ने प्रयोगशाला में निर्मित किए हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक रबर के बारे में। प्राकृतिक रबर जो है उसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाने के कारण हम लोग इसे प्रत्यास्थ बहुलक या इलास्टोमर कहते हैं। प्राकृतिक रबर जो है वो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलियंसिस, गट्टा पार्चा आदि से प्राप्त होता है। इन पेड़ के जो लेटेक्स है, क्या लेटेक्स जिसे हम लोग क्षीर कहते हैं, सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि इनका जो दूध निकलता है उससे ये प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो रबर है उसको प्राप्त करने के लिए रबर के पेड़ के ऊपर एक विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है। इससे जो लेटेक्स निकला है उसे एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद इसको जल के साथ तनु करते हैं। जल के साथ तनु करने पर इसकी मात्रा बचती है 10 से 20% किसकी? रबर की। फिर इसको हम लोग इसमें मिलाते हैं क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मिलाने से रबर के जो कण हैं उनका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? छान लेते हैं और छानने के बाद जो रबर हमारे पास बचता है उसे हम लोग कहते हैं क्रैप रबर। क्रैप रबर जो है वह ज़्यादा उपयोग का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो यह है कि उसकी प्रत्यास्थता जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। उसकी जो जल अवशोषण क्षमता जो है, जल अवशोषण क्षमता जो है वह क्या होती है? उच्च होती है। जल अवशोषण क्षमता उच्च होती है। वह जो है वह अध्रुवीय विलायकों जैसे कि बेंजीन, ईथर, पेट्रोल आदि में क्या होता है? विलय होता है। वह ऑक्सीकरण कर्मक जो होते हैं उनके साथ क्रियाशील होता है, यानी उनके साथ रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वह 335 केल्विन के आसपास हो जाता है नरम, और तकरीबन 283 यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो हो जाता है नरम, और टेम्परेचर जब कम करते हैं या कम ताप पे कैसा हो जाता है? भंगुर। ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं, यानी कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से इस रबर को ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। किस रबर को? क्रैप रबर को ज़्यादा काम में नहीं लिया जा सकता। तो रबर जो है उसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए जब इसको गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रबर का वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबर जो है वो सामान्यतः बरसाती कोट हैं, जूते हैं आदि को बनाने के काम आता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है उसका संगठन और उसकी संरचना क्या होती है। देखिए, संरचना और संगठन। प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये, यानी कि अगर हम लोग एकलक इकाई से इसका जनरल फॉर्मूला यानी
सामान्य सूत्र बताए तो यह हो गया C5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि H8 की पावर n, बहुलक है इसलिए n, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है उसके लिए जनरल फॉर्मूला यह है, हम लोग काम में लेंगे। इस यूनिट का जो IUPAC नाम है वह क्या है, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा डाई इन। देखिए प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण होता कैसे है। ये आइसोप्रीन इकाई है, आइसोप्रीन इकाइयाँ आपस में जुड़ती हुई पॉली आइसोप्रीन श्रृंखला का निर्माण करेंगी, जिसे हम लोग प्राकृतिक रबर कहते हैं। देखिए 2 एकलक इकाइयाँ हैं, ठीक है। अगर यह इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि हम लोग ये कहें कि जब यह किसी दूसरे के साथ बंध बना रहा होगा, हम लोग यहाँ से इस बंध के एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे ग्रुप से ऐसे इस प्रकार अगर इसका विखंडन करवाने की हम लोग कोशिश करें तो देखिए यहाँ से CH2 CH3, यह जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है यह किसी अलग एकलक इकाई के साथ पीछे जुड़ जाएगा, इसलिए यह स्ट्रक्चर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके बनाएंगे क्या, डबल बॉन्ड, और यह जो है वह इस एकलक इकाई के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से यह क्या आ गया CH3, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ठीक है। आगे से आगे तक ऐसे चलता चला जाएगा। तो प्राकृतिक रबर की अगर हम लोग बात करें, ये n एकलक इकाइयाँ जब आपस में मिलेंगी तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो CH2, ये CH2, CH3, CH3, CH, CH, CH2, CH2, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक रबर जो है पॉली आइसोप्रीन जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, जो कि एकलक इकाइयों के 1,4 योग से बनता है। 1,4 मतलब कि एक एकलक इकाई का 1 नंबर का कार्बन और दूसरी एकलक इकाई का 4 नंबर का कार्बन, ये दोनों आपस में बंध बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी समावयवता की, तो प्राकृतिक रबर जो है उसमें पॉली आइसोप्रीन इकाइयाँ जो है वो समकक्ष रूप में जुड़ी हुई होती हैं, जबकि गट्टा पारचा रबर जो है उसमें ये इकाइयाँ विपक्ष रूप में जुड़ी हुई होती है। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर बात करते हैं कि हम लोग यह स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 H CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 H CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 H। ये एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही है। देखो आप CH2 फिर कार्बन फिर CH3 डबल बॉन्ड फिर CH, ये H यहाँ पे और ये CH2। अब देखिए आप लोगों ने समपक्ष और विपक्ष समावयवता पहले पढ़ी है। इस द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ अगर यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे भी क्या है CH2, तो इन कार्बन के दोनों तरफ अगर समान समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं
समपक्ष रूप, अगर ये दोनों समूह अलग अलग होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं विपक्ष रूप। तो ये कैसा है? समपक्ष। प्राकृतिक रबर जो है उसकी संरचना इस प्रकार होती है। अगर हम लोग बात करें गट्टा पारचा रबर की तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। CH2 और उसके बिल्कुल ट्रांस मैनर में क्या? CH2। CH2 उसके बिल्कुल ट्रांस मैनर में क्या? CH2 और बात कीजिएगा उसके बिल्कुल ट्रांस मैनर में क्या? CH2। तो यह जो विपक्ष रूप है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? गट्टा पारचा। तो ये है जो रबर है उसकी संरचना और संगठन, जो कि आइसोप्रीन इकाइयों का एक योगात्मक समबहुलक होता है। अब हम लोग बात करते हैं रबर के वल्कनीकरण की। रबर का वल्कनीकरण। देखिए रबर जो है उसमें जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। रबर में जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। अगर हम लोग बात करें किसी एक और बहुलक श्रृंखला की तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम लोग प्राकृतिक रबर को गंधक या कुछ अन्य योगजों के साथ या कुछ अन्य अभिकर्मकों के साथ गर्म करते हैं तो ये जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं जिनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था या कार्बन ये जो बॉन्ड हैं इनके मध्य सल्फर जो है वह आ जाता है और उनके बीच में क्रॉस बॉन्ड यानी कि कौन से बंध बना लेता है? तिर्यक बंध बना लेता है। और तिर्यक बंध बना लेने के कारण जो प्राकृतिक रबर है उसकी प्रत्यास्थता और अन्य भौतिक गुण जो हैं यानी कि उसका जो गलनांक है वह बढ़ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं रबर का वल्कनीकरण। इस प्रकार तिर्यक बंध बनते हैं। इस ग्रुप के साथ भी बन सकते हैं और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था उसके बीच भी तिर्यक बंध बन सकते हैं। इस प्रकार होता है रबर का वल्कनीकरण। रबर के वल्कनीकरण से इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रबर के बारे में। आपको नोट्स जो हैं वो चैप्टर में जैसे ही वीडियो आप लोगों को भेजा जाएगा उसी के साथ आगे के भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।